कि जिसको तुम लोग मानते हो ऊपर एक शक्ति है, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, जो भी कह लो, उसने तुमको कोई एक वरदान दिया, ठीक है, और वो वरदान दिया ये कि तुम्हारे पास अथाह संपत्ति होगी। अथाह संपत्ति समझ लो, बेपनाह दौलत होगी और बहुत बड़ा भारी बंगला होगा और बेपनाह गाड़ी और लग्जरी लाइफ होगी तुम्हारी। लेकिन भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या एक शर्त रख दिया। वो शर्त क्या है कि उस महल में, उस पैलेस में रहने के लिए तुम्हारे पास, यानी कि तुम्हारे साथ कोई भी अपना नहीं होगा, कोई भी अपना नहीं होगा। तो आप ये बताओ कि इसको कोई भी, इस वरदान को, भगवान के इस वरदान को, ईश्वर के इस वरदान को कोई स्वीकार करेगा? इसमें से कितने लोग हैं जो स्वीकार करेंगे? बताओ, हाथ खड़ा करो। उस बंगले में, उस महल में तुम्हारे साथ रहने के लिए कोई नहीं है और वो बंगला बेपनाह लग्जरी है, बेपनाह उसके अंदर ऐश और आराम है, बेपनाह दौलत है और गाड़ियां हैं। इसमें से कितने लोग हैं जो उसको एक्सेप्ट करेंगे? एनीवन? कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों नहीं करने के लिए तैयार? क्यों एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो? कोई एक बता सकता है? बाद में तुम बताओ, करो कि इतना बड़ा वरदान हम तुम्हें दे रहे हैं, ये बर्मिंघम पैलेस से भी बड़ा महल हम तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन उस महल में मेरी शर्त ये है कि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा। सर, कोई अपना नहीं रहेगा तो रहने का मन नहीं करेगा। कोई अपना नहीं होगा तो रहने का मन नहीं करेगा। और रक्षा कौन है? कहाँ खड़े बताओ रक्षा। इतना बड़ा वरदान मैं दे रहा हूँ कि कोई जल्दी इतना बड़ा वरदान देगा नहीं। पैसा दौलत कुछ नहीं है, मगर जब अपने होंगे तभी तो सब कुछ है। जब अपने होंगे तभी सब कुछ है, दौलत सब कुछ बेकार है। और कोई है यहाँ पे? चलो बेटा तुम खड़ो, तुम बताओ। चेक आउट। इतना बड़ा वरदान तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, अपना वहां कोई नहीं, इस वजह से अच्छा नहीं लग रहा। तो इस बात से, इस कहानी से नतीजा क्या निकल रहा है? नशे करके मानेंगे, ठीक है। इस कहानी से क्या नतीजा निकल रहा है कि लोगों के पास लाइफ लग्जरी चाहे जितनी हो जाए, चाहे जितनी दौलत आ जाए, चाहे बड़ी से बड़ी जॉब मिल जाए, कभी भी इंसान नशा उस स्थिति में नहीं करता है जिस स्थिति में उसकी लाइफ लग्जरी होती है। नशा इंसान उस स्थिति में करता है जहां पे उसके अपने नहीं होते हैं या उसके अपने उसको धोखा देते हैं, तभी वो नशे का सहारा क्या करता है? लेता है, पकड़ता है। समझ में नहीं आती है? तो इंसान नशे की तरफ जो जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ, अभी तुम लोगों ने खुद जवाब दे दिया कि किसकी वजह से जा रहा है? नशे की वजह। नशे की तरफ किसकी वजह से जा रहा है? रिलेशन। हमने आज तक कभी ये नहीं सुना कि किसी आदमी ने अपनी पूरी लाइफ में विश करा हो कि मेरे पास एक मर्सिडीज गाड़ी आ जाए, और पूरी लाइफ में उसको मर्सिडीज गाड़ी नहीं मिली और उसने सुसाइड कर लिया। कभी ऐसा सुना? कभी ऐसा सुना कि मर्सिडीज गाड़ी नहीं मिली और सिगरेट पीना शुरू कर दिया? बंगला नहीं मिला और शराब पीना शुरू कर दिया? कभी ऐसा सुना? नहीं सुना कि कोई आदमी था, उसकी जॉब छूट गई, उसने शराब पीना शुरू कर दिया? सुना? लेकिन तुम लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि किसी अपने ने धोखा दिया तो शराब पीना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ कहा तो सिगरेट पीना शुरू कर दिया, क्योंकि सारी नशे की जो जड़ बनी है वो हमारे अपने रिश्ते हैं। सो कॉल्ड रिलेशन, जिनको हम अपना कहते हैं, वही मेरी सबसे बड़ी तबाही की वजह बने हुए हैं। समझ में आई बात? है क्लियर? हमने आप लोगों को यह बताया था कि 35 करोड़ साल 35 यानी कि 35 करोड़ साल के एवोल्यूशन के बाद तुमको ये दिमाग मिला है, और इस दिमाग को हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं और सिर्फ एक ही चीज में फेल हो रहे हैं, बाकी चीज में फेल नहीं हो रहे हैं। फेल किस में हो रहे हैं? सिर्फ रिलेशन में। अगर जिस इंसान ने अपने रिलेशंस को संभाल लिया, रिलेशंस को कंट्रोल कर लिया, उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया। समझ में आई बात? है हम लोगों को प्रेजेंट टाइम पे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी कदर नहीं होती है, जो है उनकी कदर नहीं है। जब चले जाते हैं जिंदगी से तो हमें क्या होती है? उनकी कदर महसूस होती है कि हाँ, ये वाकई बहुत अच्छी मम्मी थी, बहुत अच्छे पापा थे, बहुत अच्छा भाई था। उस टाइम पर हमें कदर महसूस होती है। समझ आ रही सबके बात कि हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं? अगर हमने अपने रिलेशंस को संभाल लिया
तो हमें कभी भी नशे का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। अब नशे का सहारा हम लोग लेते क्यों हैं, रीजन पता चल गया। एक औरत ने सुसाइड किया कोलकाता में, हमने तुम लोगों को पहले बताया था जब हम आए थे। कोलकाता में सुसाइड किया, उसने सुसाइड नोट में ये लिखा कि मेरा दिमाग ही मेरा दुश्मन था। उसके पास अथाह संपत्ति थी, बहुत सारे दौलत थी और रिश्तेदार थे, लेकिन क्या नहीं था उसके पास, अपने ब्रेन को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं थी। आज हमारा दिमाग ही 35 करोड़ साल के एवोल्यूशन के बाद इतना ज्यादा डेवलप हो गया है कि आज हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एक दिन में 65,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं, 65,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं, लेकिन अगर उन थॉट्स को हमने बैलेंस नहीं किया तो यही मामला होगा नशे वाला। अब थॉट्स को बैलेंस कैसे करना है उसको थोड़ा सा हम यहां पे बताएंगे कि थॉट्स को कैसे बैलेंस करना है। बैलेंस ना हो पाने की वजह से ही इंसान नशे की तरफ जा रहा है, ठीक है। जब तुम किसी हाईवे किनारे खड़े होते हो तो तुम्हें जाना है, मान लो हरदोई जाना है, ठीक है, और सीतापुर की बस आई, तुमने यूं देखा आते हुए, देख के चली गई। फिर उसके बाद दिल्ली की बस आई, देखा चली गई, लेकिन तुमको बैठना किस पे है, हरदोई की बस पे बैठना है। तो तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आएंगे और तुमको बस ऐसे खड़े होकर देखना है, वो इधर से थॉट्स आएंगे और इधर चले जाएंगे। सिर्फ तुमको उनको गौर से देखना है, देख के रिएक्ट नहीं करना है। अगर तुमने अपने थॉट्स को देखा और देख के तुरंत उसको रिएक्ट करा तो कहीं ठीक है, अच्छा ठीक है, वो तुमको अपने जाल में फंसाना शुरू कर देंगे। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, थॉट के बाद थॉट, थॉट के बाद थॉट, थॉट के बाद थॉट। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मिनट में 20 से 25 थॉट चलते हैं। बस कि एक मिनट भी हम ज्यादा बता दें, एक मिनट से नीचे 30 सेकंड पे भी अगर आ जाओ तो इससे ज्यादा थॉट चलते हैं। और थॉट को स्लो करने के लिए ही इंसान क्या करता है, शराब का सहारा और सिगरेट का सहारा लेता है। अब सिगरेट पीने वाले ये सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है कि हमारी नशे से हमारे दिमाग को सुकून मिलता है। सुकून निकोटीन या तंबाकू नहीं ले रही है, सुकून उनको क्या दे रहा है, लंबी सांस। जब वो सिगरेट मुंह में लगा के अंदर जब घसीटते हैं, लंबी सांस लेते हैं, तो उनके ब्रेन में हल्का सा कंपन होता है, जिसके वजह से उनके थॉट प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो, और उनको आराम महसूस होता है। समझ में आ रहा है सबकी। फिर शराब पीने से भी क्या होता है, हमारे ब्रेन का थॉट स्लो हो जाता है। उसके बाद वो क्या होता है दिक्कत, वो समझ सकते हैं, समझ में आती है। तो नशा करने से 3 किस्म के नुकसान होते हैं, वो हमने तुम लोगों को बता दिया कौन कौन से नुकसान होते हैं। शोषण, समाज के नुकसान, आपसी लड़ाई झगड़े, भाई बहनों से लड़ाई झगड़े, हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, इवन यहां तक के तलाक तक की हो जाती है, ठीक है। नंबर 1 तुम्हारा ये हो गया नशे से नुकसान। सबसे पहले तुम्हारा क्या हो गया, सोशल नुकसान। गाड़ी पी के, शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ले जाके किसी के लड़ा दिया, 2-4 लोग मर गए। फिर उसके बाद कौन सा है, इकोनॉमिकल, पैसे से नुकसान। हम पैसा इधर से ला रहे हैं, उधर से ला रहे हैं, डिफरेंट तरीके से पैसा ला रहे हैं, और पैसा लाके उससे क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। फिर उसके बाद कौन सा नुकसान है, हेल्थ का। कितने टाइप के कैंसर होते हैं, कोई बता सकता है क्या? कैंसर बहुत ही खतरनाक डिसीज है। डिसीज की मीनिंग जानते हो क्या होता है, बीमारी। डिस इज, ये 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। डिस इज मतलब क्या होता है, आराम। डिस इज यानी कि नो आराम, यानी कि जब हमारा शरीर ईज महसूस नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसीज। ठीक, आराम से बैठे लेकिन हल्का सा जो है बॉडी में कुछ महसूस हुआ तो हम कहते हैं डिसीज हो गई, बुखार आ गया, दर्द होने लगा। तो कैंसर क्या है, कैंसर सबसे खतरनाक डिसीज है, और जितने भी कैंसर हमारी बॉडी में बनते हैं उनमें सबसे ज्यादा कैंसर होने वाला कौन सा है, लीवर कैंसर। लीवर कैंसर जो होता है वो तुम्हारा अल्कोहल यानी कि शराब पीने से होता है, और लंग्स कैंसर जो होता है वो तुम्हारा हद से ज्यादा सिगरेट पीने से होता है। ये समझ में आ गया सबके। और इंडिया में बहुत तेजी से लगातार नशा बढ़ता ही जा रहा है, और इंडिया में सबसे ज्यादा नशा किस स्टेट में होता है, बालिक ने हमको बताया था, पंजाब में, ठीक है। पंजाब में इतना ज्यादा नशा होता है कि वहां अलग से कैंसर की एक ट्रेन चलाई जाती है जो पंजाब से मुंबई के
कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट तक के चलती है और कैंसर के मरीजों को पंजाब से वहां तक के ले जाती है। तो लोगों ने एक मूवी का नाम भी सुना होगा, शाहिद कपूर की उड़ता पंजाब, वो इसी पे बेस्ड थी। समझ में आ गया सबके? तो नशा इतनी खराब चीज है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें क्या करना है, बचाना है। और इसमें बच हम लोग तभी सकते हैं तब जब हम खुद अवेयर हों, अवेयरनेस हमारे अंदर हो। जब हमारे अंदर खुद अवेयरनेस नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हमने किसी एक बच्चे से यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम तुमको 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए सीएम बना दे तो तुम शराब को रोकने के लिए क्या करोगे, नशे को रोकने के लिए क्या करोगे? तो उन्होंने कहा था कि हम पाबंदी लगा देंगे हर चीज के ऊपर। तो पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार की, गवर्नमेंट की सेकेंड नंबर की सबसे ज्यादा जो इनकम होती है वो किससे होती है? आबकारी विभाग से। किससे होती है? आबकारी विभाग। और आबकारी विभाग को जनरल भाषा में तुम लोग कह सकते हो शराब और नशीली चीजों से। समझ में आ गया सबके? तो ये चीज है कि हमको सबसे पहले क्या करना है कि अगर इस चीज को कंट्रोल करना है तो हमको अपने थॉट लेवल पर ही काम करना पड़ेगा। यानी कि ऊपर ही ऊपर हम लोग पेड़ को छाट रहे हैं लेकिन जड़ों से उसको बराबर नहीं कर रहे हैं। और नशे की जो जड़ है, जो लत है, वो कहां है? हमने तुम लोग को बताया, थॉट्स प्रोसेस में। अगर हमारा थॉट प्रोसेस कंट्रोल होगा, थॉट प्रोसेस हमारा लिमिट में होगा, सही तरीके से चल रहा होगा, तो हमें कभी भी नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी हम बता दें कि थॉट प्रोसेस में दिक्कत क्या आती है कि दूसरों से एक्सपेक्टेशन करना, दूसरों से मुझे कुछ मिलेगा। अभी यहां पर हम एक बात अपनी ही जिंदगी की बताए दे रहे हैं। अभी 10 जनवरी को मेरा बर्थडे था, ठीक है। कुछ लोगों ने हमसे वादा कर रखा था कि हम जूता देंगे, कुछ लोगों ने हमसे वादा कर रखा था कि तुमको जैकेट देंगे, लेकिन उन लोगों ने ना जूता दिया ना जैकेट दिया। तो क्या हम सिगरेट पीने लगे, शराब पीने लगे? नहीं। समझ आई बात नहीं है? तो क्या हुआ कि ये चीज हमको नहीं करना है। उम्मीद लगाओ, लेकिन उम्मीद में इतना ना डूब जाओ कि तुमको नशे की जरूरत पड़ जाए। समझ आई बात नहीं? मेरे साथ के रहने वाले कितने लोग हैं जो दूसरों से उम्मीद लगाए बैठे थे, बेपनाह उम्मीद लगाए बैठे थे, हमसे 10 गुना ज्यादा उम्मीद लगाए थे, और जब उनकी उम्मीदें नहीं पूरी हुई तो उन्होंने डिफरेंट टाइप के अलग अलग रास्तों का सहारा लेना शुरू कर दिया अपने आप को कूल करने के लिए। और बल्कि वो कूल होने के बजाय पिछले 10 साल में और ज्यादा हॉट हो गए। समझ में आई बात है? तो इस चीज को हमको क्या करना है, कंट्रोल करना। कंट्रोल करने के लिए पहले हमें थॉट लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा और अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करेंगे, दूसरों से उम्मीद लगाना बंद करेंगे, तभी हमारे ऊपर कुछ असर दिखाई देगा। अगर हमने दूसरों से सिर्फ हमेशा उम्मीद लगाया कि तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, तो कभी भी कुछ होने वाला नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम तुम लोगों को दे रहे हैं। परमात्माओं ने, ऋषियों मुनियों ने ये कहा है कि दूसरों को राय दो, दूसरों को राय दो बड़ों के तरीके, लेकिन उसको एक्सेप्ट करो बच्चों के तरीके। जरूरी नहीं है कि तुमने जो राय दिया है वो तुम्हारी राय क्या हो, पूरी हो। समझ में आई बात नहीं? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरा कोई एक फ्रेंड है, उसके क्या हो गया, पैर में चोट लगी, और मैं उसको देखने पहुंचा, तो मैं उससे क्या कहूंगा, बताओ क्या कहूंगा? ये कहूंगा कि ये एक किलोमीटर अगर तुम पैदल चलोगे तो क्या होगा कि तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। हमने ये राय देके चले आए। समझ में आ रहा सबकी? ठीक है। 1 किलोमीटर चलने की राय देकर हम चले आए हैं, और फिर 5 दिन के बाद फिर हम गए। उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम 1 किलोमीटर पैदल चले थे कि नहीं चले थे? उसने कहा कि हम 1 किलोमीटर पैदल नहीं चले थे। तो अब हम वहां पे क्या हो गए, हट हो गए। दिल मेरा टूट गया। तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। तुम अगर मुझे चाहते, मेरी इज्जत करते, तो 1 किलोमीटर तो जरूर चलते। तुमको तो मुझसे बिल्कुल भी लगाव नहीं है, तुमको तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, मेरी जबान की वैल्यू तक भी नहीं रखा। ऐसे इंसान हो तुम। लेकिन राय देते टाइम मैंने ये नहीं सोचा कि उसका जो पैर है वो 1 किलोमीटर चलने की हमने राय दिया है, वो 10 कदम चलने के लायक नहीं है। तो किसी को अगर राय दो तो राय देते टाइम ये देखो कि जो मैं राय दे रहा हूं उसके अंदर राय इंप्लीमेंटेशन करने की क्षमता है भी या नहीं है। उसको एक्सेप्ट करो कि वो चीज करेगा भी कि नहीं करेगा। समझ में आई बात नहीं है? सामने वाला क्या है, बीमार है, इतना ध्यान रखना। समझ में आई बात नहीं? मेरे पास सन 2013 में एक नर्स आई थी कंप्यूटर में एडमिशन लेने के लिए। इत्तेफाक से उस टाइम पे हम ऑफिस में अकेले ही थे और वो बहुत उदास थी। हमने उनसे पूछा कि मैम आप इतना उदास क्यों हैं?
तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स लोग हर टाइम कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं, डांटते रहते हैं। सीनियर डॉक्टर जो होते हैं कहीं अपनी फाइल उठा के नीचे फेंक दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, नर्सेस को डांटते रहते हैं। तो हमने उसे ये कहा कि जब मरीज आपके साथ, रोगी आपके साथ उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं, कहीं सिरिंज नहीं लगवा रहे हैं, कहीं इंजेक्शन नहीं लगवा रहे हैं, कहीं दवा नहीं खा रहे हैं, तो आप उनके साथ कैसा बिहेवियर करती हैं? तो कहीं हम उनके साथ बिहेवियर बहुत अच्छा करते हैं। हमने कहा क्यों अच्छा बिहेवियर करते हैं? कहने लगी क्योंकि वो मरीज हैं। आप समझ जाओ आगे क्या कहना चाहते हैं, समझ लें। जो बेड पे लेटे हैं वो मरीज हैं। कैसे मरीज हैं? फिजिकल। और जो डॉक्टर गुस्सा कर रहे हैं वो क्या है? मेंटल मरीज हैं। तुम्हारे सामने अगर कोई बेतहाशा गुस्सा कर रहा है, चीख रहा, चिल्ला रहा है, गालियां बक रहा है, तो तुम ये समझ जाना कि वो इस टाइम पे क्या है? मेंटल नहीं है। इस टाइम पे क्या है? नहीं, इस टाइम पे वो क्या है? बीमार है। ठीक है। और बीमार आदमी को किस चीज की जरूरत है? गुस्से की या प्यार की? प्यार की। तो बीमार आदमी को तुम लोग किससे ठीक करोगे? गुस्से से या प्यार से? प्यार से। जब घर में मम्मी डांटेंगी या पापा डांटेंगे या भैया कुछ करेगा या सिस्टर कुछ करेगी, तो तुम लोग क्या करोगे? गुस्से के बदला गुस्से दोगे या प्यार? गुस्से के बदले क्या दोगे? प्यार। वो इस टाइम पे क्या है? वो इस टाइम पे क्या है? बीमार है। और बीमार का हमें क्या करना है? इलाज करना है, ना कि हमें उनसे लड़ना झगड़ना। मरीज से कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। मरीज को हमेशा क्या करते हैं? दुलार प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। उनकी बैटरी इस टाइम पे अभी घटी हुई है, हमको उससे क्या करना है? प्यार देके, स्नेह देके उसको क्या करना है? चार्ज करना है, उसको एनर्जाइज करना है। तभी समाज से नशा खत्म हो सकता है। समझ गए? तो बस अब आप इतना ही रखते हैं। बाकी हमारे सर को कहते हैं कि आगे का जो भी प्रोग्राम है वो करवाएं।